चैप्टर फिफ्थ अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखने के काम से फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनके इस नया आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे। ज्यादा बड़ी कंपनी की जरूरत महसूस होने पर वे उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वे $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है, एक मल्टी बिलियन डॉलर उद्योग का उदय हुआ और AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम के समाचार आ गए। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी में छटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षाकर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि वे उसे मालिकों से बात करने की इजाजत दें ताकि वे उसे निकालने पर पुनर्विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वे उसे गवा ना दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरा संसार इस दृश्य को देख ले। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। सन 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूँ। यह एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा है। ये एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा है क्योंकि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ और मैं सभी में एक झांकी बात देखता हूँ जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती है और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है। लेकिन एक चीज हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। यह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज्यादा शिकार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षणिक जगत से बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज की जरूरत होती है। मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते सुना है। जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, यह अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक सकता है और जरूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है। मरीन क्रोप के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान गया था। दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव यह रहा कि फाइनेंशियल प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की ही जरूरत होती है। अगर डर बहुत ज्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। मैं अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे जोखिम लेना सीखे, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा से उस डर को पावर व चतुराई में बदल ले। कुछ के लिए ये कारगर होता है जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना, मैं अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं, मुझे फाइनेंशियल दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए। इस पर मैं जवाब देता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प रहे। आगे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेगी। और इसके अलावा कई अधिक दिवालियापन, छटनियां और कटौतियां भी होगी। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूँ।
मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जीवित रहने के लिए सबसे रोमांचक समय है। मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहूँगा। मैं तनख्वाह ना बढ़ने की चिंता करने के बजाय लाखों करोड़ों डॉलर बनाने के बारे में रोमांचित होना ज़्यादा पसंद करूँगा। हम आज जिस दौर में हैं, वह संसार के इतिहास में सबसे रोमांचक और अभूतपूर्व समय है। आज से कई पीढ़ियों बाद लोग पलटकर इस युग को देखकर कहेंगे कि ये कितना रोमांचकारी युग रहा होगा। ये पुराने की मृत्यु और नए के जन्म का समय कहा जाएगा। इस युग में उथल-पुथल बहुत थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। ऐसे समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों को अपने घिसे हुए जीवन रक्षकों से चिपके देखेंगे। 300 साल पहले जमीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था, वे दौलतमंद होता था। बाद में दौलत जमीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादन से जुड़ गई और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज्यादा जानकारी होती है, वे दौलत का स्वामी होता है। समस्या ये है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं या हदों में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह की जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था, परिवर्तन ज्यादा तेज और ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टी मिलियनेयर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे लोग भी होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते और अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां पहले जैसी ही रहे, इसलिए वे परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी नौकरियां छूटने या अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि समस्या का कारण वे खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती है कि जिस पुराने जमाने में वह विचार या कार्यशैली एसेट थी, वह पुराना जमाना अब जा चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश करने का तरीका सिखा रहा था। एक महिला क्लास में अपनी सहेली को साथ लेकर आई थी। उस सहेली का हाल में तलाक हुआ था। स्त्री धन तय करने की प्रक्रिया में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब खोज रही थी। उसकी सहेली को लगा कि शायद इस क्लास से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गेम लोगों को यह सिखाने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलते समय वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे यह सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच नकदी का फ्लो होता है और किस तरह दौलत की राह में आपको अपनी एसेट वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को इस पॉइंट तक बढ़ाना होता है कि वे आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार जब आप यह कर लेते हैं, तो आप रेट रेस से बाहर निकलने और तीरू मार्ग पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कई इससे प्रेम करते हैं और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस महिला ने कुछ सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया। शुरुआती दौर में उसे एक खिलौना कार्ड मिला जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वे खुश हुई, अरे वाह, मुझे नाव मिल गई। इस पर उसकी सहेली ने उसे यह समझाया कि संख्याएं उनके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे काम करती है। इससे वे कुंठित हो गए क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं रहा था। बाकी खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जब उसकी सहेली ने उसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो का आपसी संबंध समझाया, अब उसे एहसास हुआ कि अंक कैसे काम कर रहे थे। तो अचानक उसे समझ आ गया कि उसकी नाव तो उसे जिंदा खा रही है। खेल में बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसे एक बच्चा हो गया। ये खेल उसके लिए एक भयानक अनुभव साबित हुआ। क्लास के बाद वह महिला मुझसे बोली कि उसकी सहेली बहुत विचलित हो गई है। वह क्लास में निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे ये विचार पसंद नहीं आया कि इतने मूर्खतापूर्ण खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या उस खेल में किसी तरह उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि वे सोचना भी मूर्खता है कि कोई खेल उसकी अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वे चली गई। सन 1984 से मैंने वह करके करोड़ों डॉलर कमाए जो स्कूली तंत्र नहीं करता।
स्कूल में ज्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं, वे अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्दी ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर-उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशन के माध्यम से सिखाना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को मोटिवेट करता हूँ कि वे खेलों को इस नज़रिए से देखें कि ये उन्हें उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है, जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फ़ोन करके ताज़ा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वे खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने या उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उसके पास बाकी तमाम चीजें थी जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वे नाराज थी क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की लड़की के साथ भाग गया था, और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम एसेट थी। उनके बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा था, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें ना समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब का काम पुरुषों के होते हैं। वह घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वे खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहाँ जा रहा है। साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की ही तरह संसार भी हमें हमेशा तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पेंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेट में उंगली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पेंट नहीं सिकुड़े हैं, कोई दूसरी चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो गेम इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आ जाते हैं, तो सवाल है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग-अलग फाइनेंशियल विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं? यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए और विविध फाइनेंशियल विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी रेट रेस से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक फाइनेंशियल माइंड होता है। वे ज्यादा फाइनेंशियल विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती, और वे अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं। और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वे फाइनेंशियल दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। वर्षों पहले वह सभी सहपाठियों में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ, तो जिस कंपनी में वह काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि वे कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं, वे उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की है। इसलिए उसकी तनख्वाह भी कम है। अब वे गुजारा करने के लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को ये शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी यही करते हैं। वे बैठे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है, मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वे रेट रेस से दौड़कर बाहर निकल जाते।
इसलिए वे जहाँ के तहाँ बैठे रहते हैं। मैं असल ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने यह भी देखा है कि लोगों को एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वे उसे जोर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वे उस अवसर को देख नहीं पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वे ये नहीं देख पाते कि यह रेट रेस से बाहर निकलने की उनकी फाइनेंशियल योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाकी सभी लोगों से ज़्यादा होते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज़्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। एक साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज़्यादा विकल्प सोचना। यदि अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? यदि आपका अनुमान गलत है और आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज़ नहीं मिलती है, तो आप किसी बुरी स्थिति को लाखों डॉलर्स में कैसे बदल सकते हैं? यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इसका संबंध उस बात से इतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग-अलग फाइनेंशियल समाधान सोच सकते हैं। ये इस बारे में है कि आप पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज लो। सवाल यह है कि आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज़्यादा खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है, तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह तो वैसा ही है जैसा यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हो। बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साँचे से पैसे डालना शुरू किया था, तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे कहते हैं अमीर लोग पैसे बनाते हैं। तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करोगे। यदि तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज़ नहीं है, तो तुम ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अमीर बन सकते हो। यह क्या है? ये सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज़ नहीं है, तो फिर ये क्या है? धन वही है जिसके बारे में हम एकमत हो जाएँ। अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे, हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली एसेट है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। सूचना युग में पैसा बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं। जो लोग जीविका के लिए शेयरों और निवेशकों का कारोबार करते हैं, वे इसे सारे समय होते देखते हैं। अक्सर शून्य से लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाए जा सकते हैं। और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। ये कॉन्ट्रैक्ट से होता है। ट्रेडिंग पीठ में हाथ के एक इशारे से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है। टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने और एक पल बाद बेचने के लिए बस फोन भर करने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टों का हुआ। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेजी से पैसे बनाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ये सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए विकसित करता हूँ क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूँ। और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एक ऐसे युग का जहाँ इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करता है।
इसके अलावा यहीं पर रोमांच है, यही है जो हो रहा है। ये फैशन में है, ये भयावह है और ये मज़ेदार भी है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली एसेट यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूँ। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूँ जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।